नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का उत्तर प्रदेश जीके की इस किसान सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये किसान एक्सप्रेस सीरीज आपको आने वाले आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सीरीज आपको बहुत अच्छे अंक दिलाने वाली है। साथ ही साथ हमारे यूपीएसआई वाले भाई बंधु और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले वो भी सीरीज को देखेंगे, क्योंकि उनके पेपर में भी उत्तर प्रदेश विशेष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो ये यूपी जीके की किसान एक्सप्रेस सीरीज आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाली है। यदि आप यूपी जीके का डर भगाना चाहते हैं तो आप जुड़िएगा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आपको यहां रोजाना शाम को 8:05 पर मिलेगा यूपी स्पेशल का ये किसान एक्सप्रेस सीरीज। इसमें हम आपको एक बहुत ही धांसू अंदाज में पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल को कि आप अपनी जुबान पे रट लोगे। कभी आपको कोई रिवीजन की, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हम सिखा देंगे कि यूपी स्पेशल को भी इतने होले होले तरीके से कैसे याद किया जाता है। जैसे प्यारे अभ्यर्थी, प्यारे बच्चों, हमने आपको एक्सटेंशन पढ़ना सिखा दिया हिंदी मीडियम में कि एक्सटेंशन का जो डर था उत्तर प्रदेश के एजीटीए वाले अभ्यर्थियों का, वो हमने दूर दूर तक भगा दिया। उसके साथ साथ एग्रोनॉमी में जो लोग डरते थे, जो होम साइंस की बच्चियां थी हमारे एजीटीए के बैच से जुड़ी हुई थी, बोल रही थी कि सर मैंने तो एग्रीकल्चर पढ़ाई नहीं। अब बाद में जब उनका फीडबैक आ रहा है कि सर मैं तो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ कि एग्रीकल्चर जितना सोचा नहीं था उतना आसान आपने बना दिया। और जो भी सब्जेक्ट हमारे द्वारा आपको YouTube पर कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स के साथ, एकदम भरोसेमंद कंटेंट के साथ आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप उतरेंगे, बशर्ते उसमें उसका पाठ्यक्रम मिल रहा होगा, आपको विजय निश्चित मिलेगी। बस सफलता आपके आसपास घूम रही है, उसको पकड़ के रखना है, कहीं गुम ना होने पाए। तो हम बढ़ते हैं यूपी जीके की किसान एक्सप्रेस सीरीज में, और आज का जो अपना बिंदु है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना। हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन देखी उत्तर प्रदेश की कि एक राजनीतिक मैप में क्या, कहां, कौन सा जिला किससे क्या टच कर रहा है, किसकी सीमा लग रही है, क्या उसका भौगोलिक विस्तार हमने देखा। आज हम उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि अपना जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थिति या भौगोलिक स्थिति को हम कैसे जान पाएंगे। हमारे साथ अदर स्टेट के बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो एजीटीए की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उनको यूपी स्पेशल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। कल की क्लास देखा, उन्होंने फीडबैक दिया अपने। मध्य प्रदेश की एक गर्ल्स स्टूडेंट ने आज ही सुबह व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से सराहना की कि सर आपका कंटेंट बड़ा जबरदस्त आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार का एक बच्चा सुबह ही फोन किया, प्रभाकर नाम का बच्चा, कि वो टेक सीरीज ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था और फीडबैक दिया कि यूपी स्पेशल सर वास्तविक मैंने बहुत जगह देखा, परंतु आपका जो कंटेंट मिला मैं उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। इसी के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं, आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था तो मुझे लगा कि अगला पार्ट हमें ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, बच्चों की डिमांड क्या है। तो एक भी ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि बच्चे सेकेंड पार्ट नहीं चाह रहे हैं। जैसे पुष्पा 1 पुष्पा 2 है, ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 कब आई? जब पार्ट 1 की डिमांड बढ़ी। अब आपके एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन तोड़ने हैं, अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार आप धमाकेदार क्लास पर लाइक मारेंगे और लाइक मारने के साथ साथ उससे ज्यादा खतरनाक खलनायक अंदाज में आप क्लास में आग लगा देंगे शेयर करने में, एकदम लपटें निकाल दोगे, ज्वालाएं भड़केंगी क्लास को शेयर करने में। जितने भी ग्रुप हो लगा दो स्टेटस स्टोरी और शेयर कर दो भयंकर तरीके से कि यूपी स्पेशल का हो रहा है आगाज अब। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमको पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में हमने जितनी जबरदस्त मेहनत करनी थी हमने की, सेकेंड पार्ट को और उससे ज्यादा कहीं अच्छे कंटेंट के साथ हम पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम जैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक किसका पार्ट है। जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो है हमारा
वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आपने ये सुना होगा कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विकास है वो कौन सी लैंड का विकास है, अंगोरा या गोंडवाना? तो गोंडवाना लैंड का क्या है, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां तक बात समझ में आ गई। जो गोंडवाना लैंड है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना लैंड से विकसित हुआ है। तो चाहे हम गोंडवाना लैंड का भाग कहें या हम इसको प्रायद्वीपीय, हम इसको प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का निकला हुआ उत्तरी हिस्सा, निकला हुआ उत्तरी हिस्सा, निकला हुआ जो उत्तरी हिस्सा है, चाहे हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो निकला हुआ उत्तरी हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का निर्माण करता है। या हम कहें कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का निकला हुआ उत्तरी हिस्सा है इसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, प्लेटो ऑफ दक्कन, इसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। ये बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? इसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। अब ये जो दक्कन का पठार है ये किससे डेवलप हुआ, या प्रायद्वीपीय भारत का जो निकला हुआ उत्तरी हिस्सा है इसका निर्माण किससे हुआ? तो अगर हम बात करें तो विंध्यन समूह की शैलों से यह निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? विंध्यन समूह की शैलें, विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित, चट्टानों से निर्मित, चट्टानों से निर्मित है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित होता है। जो विंध्यन समूह की चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है, नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें होती हैं बेसिकली इनमें खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो इनमें अगर हम खनिज की बात करें कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में साहब कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, तो इनमें खनिज पाए जाते हैं डोलोमाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत होते हैं, डोलोमाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब आपको हम मृदा विज्ञान में पढ़ा चुके हैं। तो ये प्रमुख रूप से खनिज मिलते हैं किसमें? विंध्यन समूह की चट्टानों के द्वारा। अब विंध्यन समूह की चट्टानों से ही दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का निकला हुआ उत्तर का जो हिस्सा है या फिर हम इसे गोंडवाना लैंड का भाग कहें। अब बात आती है जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण होता है, दक्कन का पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा के शांत होने से। इसका अगर निर्माण की बात करें, जो दक्कन का पठार है इसका अगर निर्माण देखें तो बेसाल्ट चट्टान के लावा के शांत होने से, बेसाल्ट चट्टान के लावा के शांत होने से या जमने से, शांत होने से या जमने से, जो बेसाल्ट लावा है उसके जमने से ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और कहा जाता है कि जो बेसाल्ट चट्टान है इससे कौन सी मिट्टी का मुख्यतः निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान जो है वो काली मृदा का निर्माण करता है। किसका? काली मृदा का निर्माण करता है, काली मृदा का निर्माण करता है। अब बोला जाता है कि काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरिजिनस, ठीक है, या ह्यूमस के कारण काली मृदा का
रंग काला होता है। ये काली मृदा का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के द्वारा, और बेसाल्ट चट्टान से ही निर्मित हुआ है हमारा दक्कन का पठार। और इसी का जो दक्कन का पठार का ऊपरी हिस्सा है, निकला हुआ उत्तरी हिस्सा, उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा गोंडवाना लैंड का भाग, और उसे ही उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कहते हैं। अगर हम बात करना चाहें इस प्रकार से, तो ये हमारा जो भारत का जो मैप है, इस प्रकार से ये भारत का मैप है, और उत्तर प्रदेश की अपनी जो स्थिति है, अपना जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है गोद में खेल रहा भारत के, क्या है, ये अपना यूपी है, क्या है, ये अपना यूपी है, ये गोद में खेल रहा है भारत की। ये यूपी का हमने भाग बता दिया। अब जो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, यूपी में प्रायद्वीपीय भारत कहां से कहां तक होता है, ये जो हिस्सा होता है यूपी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये हिमालय का भाग होता है। किसका होता है, हिमालय का भाग होता है, हिमालय का भाग होता है। और ये जो होता है ये मैदानी क्षेत्र होता है, क्या होता है, ये मैदानी क्षेत्र होता है। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो त्रिकोणाकृति का समोसे जैसा लगता है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत इसे बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत इसे बोलते हैं। और इसके इधर साइड में इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है, इसे पश्चिमी घाट, इसे पूर्वी घाट, और इसके नीचे द्वीपीय होते हैं, द्वीप होते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का उत्तर की ओर जो निकला हुआ हिस्सा होता है, यही क्या करता है, ये जो उत्तर की ओर ये जो हिस्सा होता है निकला हुआ, ये सब जो है, ये क्या भाग बनाता है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है किससे विकसित हुई है, तो प्रायद्वीपीय पठार के निकले हुए उत्तरी हिस्से से विकसित हुई है। यहां तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत का निकला हुआ उत्तरी हिस्सा भी कह सकते हैं, और जो दक्कन का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित होता है, और विंध्यन समूह की चट्टानों के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दे दी। अब ये हम जान लिए कि उत्तर प्रदेश हमारा विस्तृत है। जो उत्तर प्रदेश का भूगोल, जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो विस्तृत है, वो किसका भाग है आखिर में, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, और अच्छी खासी आपको जानकारी देते हैं। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की और भी जानकारी आपको दें, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि यूपी के मैप पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो यूपी के मैप की अगर हम चर्चा करें तो इस प्रकार से कुछ हम मैप इस प्रकार से हम मैप के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। क्या है? उत्तर प्रदेश का ये मैप है, इसको हम यूपी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अब यहां पर हम कुछ चर्चा करते हैं, जैसे चर्चा का विषय क्या है, ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है ये किसका है? सहारनपुर का है। किसका है? सहारनपुर। ये सहारनपुर का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये है शामली का। कल हमने लिखाया कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जो है वो है सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जो है वो शामली है। क्या है? शामली है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो जिला है ये कौन सा है? ये ललितपुर है। क्या है? ये ललितपुर जिला है, ललितपुर। अब ललितपुर की एक खासियत है, ये तीनों तरफ से, इधर से, इधर से और इधर से, ये एमपी से घिरा हुआ है, और मात्र ये एक साइड से, मात्र ये एक साइड से ये किससे जुड़ा है? झांसी से। तो
तो ललितपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्र एक जिले से ललितपुर जुड़ा हुआ है, किससे? झांसी से। तो याद ध्यान देना, सिर्फ झांसी से सीमा टच, सिर्फ झांसी से सीमा स्पर्श। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ललितपुर की सीमा कितने जिलों से मिलती है यूपी में, तो सिर्फ झांसी से सीमा इसकी टच होती है। यहां तक हमने देखा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है? ये सोनभद्र है। क्या है? ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। और कहा जाता है कि ये 4 राज्यों के साथ जुड़ता है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये 4 राज्यों के साथ जुड़ता है। और ये जो हमारा क्षेत्र है ये है बलिया। क्या है? ये है बलिया। और इधर देवरिया का और कुशीनगर, महाराजगंज, ये इधर क्या है? ये महाराजगंज है। ये सब बताने का हमारा तात्पर्य क्या है? अब हम जरा देखते हैं इसको बताने का हमारा तात्पर्य क्या है। ये है बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट और ये है बिल्कुल पूर्वी पॉइंट, ये है बिल्कुल पूर्वी पॉइंट। अब इस पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट को जो मिला देगी रेखा, ये क्या है? पूरब, ये पश्चिम है, ये क्या है? ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की दिशा है। इधर ये क्या है? ये पश्चिम है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर। क्या है? 650 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट हमारा क्या है? ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये सबसे उत्तरी पॉइंट है हमारा। और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है। इसको जो रेखा मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर दक्षिण की लंबाई की हम बात करेंगे। ये उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात चल रही है। यहां उत्तर दक्षिण की लंबाई की चर्चा हम लोग करेंगे। ये उत्तर दक्षिण की लंबाई अगर हम देखें तो कितनी होती है? 240 किलोमीटर। कितनी होती है? 240 किलोमीटर। ये दक्षिण वाला भाग है और ये उत्तर वाला भाग है, ये उत्तर वाला भाग है। यहां तक आपको पता करना है। ये हमने उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया और ये जानकारी हमने आपको दे दी कि कौन सा उत्तर पूर्व की लंबाई और सॉरी पूर्व पश्चिम की लंबाई और उत्तर दक्षिण की लंबाई। यहां तक हमने जानकारी दे दी। ललितपुर ऐसा जिला जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओगे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर को छाप दीजिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार जब हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार या उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो भौगोलिक विभाजन को देखेंगे इस प्रकार से। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भागों में बांटा गया? वो 3 भागों में बांटा गया। ये बात क्लियर। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं ये हमको जानना है कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला भावर व तराई क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र दोनों के बारे में जानेंगे कि भावर क्षेत्र किसे कहते हैं और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। ये पहला डिवीजन है। दूसरा
गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ये यूपी का दूसरा डिवीजन है। और तीसरे डिवीजन की तरफ जब हम चलते हैं तो दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, आजकल के पेपर में यही एक तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनता है। तो इसको हम तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हमने यहाँ तक देखा कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है हमारा, वो कितने भागों में विभाजित किया गया है साहब? वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग भावर और तराई का क्षेत्र, दूसरा भाग गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। अब तीनों को अगर हमें मैप में देखना हो तो हम क्या करेंगे? हम मैप एक ड्रॉ कर लेंगे, रफली मैप। तो रफली मैप अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से हम यूपी के बारे में थोड़ा सा इस प्रकार से हम रफली यूपी का एक मैप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये हमने यूपी का एक मैप बना दिया, ठीक है, ये रफली हमने मैप बना दिया। अब इसमें हमें देखना है कि भौगोलिक प्रदेश के बारे में। तो हम क्या देखेंगे? ये हमारा सहारनपुर है, और यहां से लेकर के ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन कहलाता है? ये भावर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भावर क्षेत्र कहलाता है, भावर क्षेत्र कहलाता है। कहां से कहां तक? ये सहारनपुर है, और सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक का जो क्षेत्र है वो भावर क्षेत्र कहलाता है। ये यूपी में सहारनपुर है, और इधर ये कुशीनगर तक का जो क्षेत्र है वो क्या है? भावर क्षेत्र कहलाता है। भावर क्षेत्र क्या होता है? ये शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे या दक्षिण में स्थित होता है। ये जो सीरीज है ये क्या है? शिवालिक, शिवालिक पर्वत है। क्या है? शिवालिक पर्वत है। और इस पर्वत से नदियां होती हैं बहती हुई, और वो कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती हैं। और जो कंकड़ पत्थर वाला जो एरिया होता है, जहां मोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो भावर क्षेत्र कहलाता है। और भावर क्षेत्र के समानांतर ही ये जो पट्टी होती है, भावर क्षेत्र के समानांतर जो पट्टी होती है, वो पट्टी क्या होती है? तो इस पट्टी के बारे में हम जानते हैं। भावर क्षेत्र के समानांतर जो पट्टी होती है, इस पट्टी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र, जो सहारनपुर से लेकर के शुरू होती है और देवरिया तक जाती है। कहां तक? देवरिया तक जाती है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए जमीन नम होती है और खेती के लिए ये उपयुक्त हो जाती है। इस तराई क्षेत्र में नदियां फिर से अपना रूप धारण कर लेती हैं और पुनः नदियां बहने लगती हैं। ये मामला हो गया तराई बेल्ट का, ठीक है, तराई बेल्ट का। अब तराई बेल्ट के दक्षिण में, तराई बेल्ट के दक्षिण में ये जो भाग है, ये जो भाग है तराई बेल्ट के दक्षिण में, ये जो भाग है, ये सब किसका भाग है? ये जो भाग है दक्षिण का, ये गंगा यमुना का जो भाग है, गंगा यमुना का भाग, किसका? गंगा यमुना का जो भाग है, ये है मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। ये है मैदानी क्षेत्र किसका? गंगा यमुना, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। इनका निर्माण गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है, जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और उसके नीचे जो ये वाला भाग है, ये जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? तो इस पर हम विचार करते हैं तो ये हिस्सा है आपका पठारी भाग। किसका है? ये हिस्सा जो है ये पठारी भाग का हिस्सा है, पठारी भाग का हिस्सा है। इस हिस्से को हम लोग देखते हैं और ये हिस्सा कहलाता है पठारी भाग। क्या कहलाता है? पठारी भाग। यहाँ पर पठार आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे,
और ये पठारी भाग का हिस्सा है। ठीक है, ये पठारी भाग का हिस्सा है, इसे कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। तो आप पूरे यूपी के मैप से ये जान चुके होंगे कि कहाँ किसका विस्तार है। अब इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके हमको लिखना है। ये दक्षिण का पठारी भाग है जो सबसे लास्ट में आता है। तो हमने भावर क्षेत्र देख लिया, हमने तराई क्षेत्र देख लिया, हमने गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र देख लिया, हमने दक्षिण का पठारी भाग देख लिया। यही तीन जो क्षेत्र हैं, इन्हीं तीन क्षेत्रों में हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को बांटते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हर बच्चा जुड़ सके, जिसको हम पूरी तरीके से मैपिंग के साथ पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश जानिए अपने प्रदेश को। आप अभी तक अगर अपने प्रदेश को नहीं जानते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से आप अपने प्रदेश को जान सकेंगे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अन्य पॉइंट पर। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है हमारा भावर व तराई क्षेत्र। क्या आता है? पहला पॉइंट आता है हमारा भावर व तराई क्षेत्र। तो भावर और तराई क्षेत्र, इसको समझते हैं। भावर और तराई क्षेत्र अभी तक हमने मैप के माध्यम से समझा, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। तो भावर और तराई क्षेत्र के बारे में जब हम पढ़ने का विचार बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हम मैप के द्वारा इसको पढ़ेंगे। तो जैसे मैप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से कुछ पर्वत जैसी संरचना हम बनाते हैं, और इस पर्वत को हम बोलते हैं शिवालिक पर्वत। क्या बोलते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये हिमालय का भाग है, शिवालिक पर्वत। तो ये क्या है? शिवालिक पर्वत। और इस शिवालिक पर्वत से नदियां निकलती हैं। इस शिवालिक पर्वत से इस प्रकार से ये नदियां निकलती हैं, ये नदियां निकलती हैं। शिवालिक पर्वत से क्या निकलती हैं? ये नदियां। नदियां क्या है? प्रवाहित होती। अब ये जो नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियां प्रवाहित होती हैं। अब यहां से हमने देखा कि ये नदियां प्रवाहित हुई, तो ये नदियां अपने साथ क्या बहा कर लाईं? ये अपने साथ पत्थर बहा के लाईं। ये मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाईं। ये मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाईं नदियां। क्या लाईं? मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाईं। मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाई नदियां। ये बात हमको पता चल गई कि ये मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाई। ठीक है, ये क्या है? मोटे मोटे पत्थरों का बहाव करके लाई नदियां। यहां तक हमने समझा ये क्या है? मोटे मोटे पत्थर। अब यहां पर हम देखते हैं, ये हैं मोटे मोटे पत्थर। इनको हम बोलते हैं मोटे मोटे पत्थर। मोटे मोटे पत्थर इनको बोलते हैं। और ये किससे मोटे मोटे पत्थर आए? नदियां जो प्रवाहित हुई, यही नदियां मोटे मोटे पत्थर इकट्ठा की। ये क्या करती हैं? पत्थरों का एकत्रीकरण। ये शिवालिक पर्वत है, और शिवालिक पर्वत के दक्षिण में, शिवालिक पर्वत के दक्षिण में किसका विस्तार है? शिवालिक पर्वत है, उससे निकली नदियां जो लाई निक्षेपण के रूप में पत्थरों को लाकर यहां इकट्ठा कर दी। और ये मोटे मोटे पत्थर ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित हैं, जिसको हम कहते हैं भावर क्षेत्र। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। अब भावर क्षेत्र से जब बात आती है तो यहां से बहुत कुछ प्रश्न सामने निकल कर आते हैं। जैसे यहां से हम देखते हैं ऊबड़ खाबड़ जमीन। ऊबड़ खाबड़ जमीन क्या होगा? ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। जब ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो कृषि यहां होगी कि नहीं होगी? यहां कृषि नहीं होगी। यहां कृषि बहुत कम होती है, क्योंकि क्या है?
उबड़ खाबड़ जमीन है, इसलिए यहाँ कृषि नहीं होती है। और अगर हम बात करें यहाँ इसके विस्तार की बात कर लें तो इसका जो विस्तार होता है, इसका जो विस्तार की बात करेंगे तो सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार होता है। कहां तक होता है? सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार होता है। और ये जो भावर होता है, ये जो भावर होता है, ये पश्चिम की अगर देखा जाए, पश्चिम में देखा जाए तो ये 34 किलोमीटर इसका दूरी होता है, 34 किलोमीटर। और अगर पूर्व में देखा जाए कुशीनगर की साइड में तो ये सकरा होता है। पूर्व में सकरा होता है, पतला होता है, सकरा होता है, पतला होता है। मतलब पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। पश्चिम में अगर देखा जाए सहारनपुर साइड में तो इसकी जो चौड़ाई है, इस प्रदेश की चौड़ाई है भाबर प्रदेश की, वो क्या होती है? 34 किलोमीटर होती है। ये भाबर क्या है सर? मोटे मोटे पत्थर कहां से आए? नदियों द्वारा बहाकर। नदियां कहां से आई? शिवालिक श्रेणी में आई। अब जो भाबर क्षेत्र है, यहां पर नदियां विलुप्त होने लगती हैं। क्या है? नदियां पत्थरों में विलुप्त होने लगती हैं। नदियां विलुप्त होने लगती। किसमें? पत्थरों के नीचे। पत्थरों के नीचे जो पत्थर है, इसके नीचे नीचे लुका छुपी का खेल खेलने लगते हैं और इनके नीचे नीचे से बहने लगती हैं। फिर बात आती है, उसके बाद ये फिर से नदियां इधर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। नदियां इधर ये प्रवाहित हो जाती हैं। नदियां दोबारा ये प्रवाहित होती हैं इधर साइड में। ये नदियां दोबारा प्रवाहित होने लगती हैं। तो इसके जो जस्ट दक्षिण में, ये जो भावर है, इसके जस्ट दक्षिण में अगर हम बात करें, ये जो दक्षिण है, भावर क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में ये क्या होता है? ये होता है तराई क्षेत्र। क्या होता है? तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में क्या कैसे क्वेश्चन बनता है तराई क्षेत्र से, अब आपको हम बताते हैं। तराई क्षेत्र क्या होता है? भावर क्षेत्र के समानांतर, भावर क्षेत्र के समानांतर, भावर क्षेत्र के समानांतर पट्टी क्या कहलाती है? तराई क्षेत्र कहलाती है। तराई क्षेत्र का जो विस्तार होता है, वो अगर इसका विस्तार की हम बात करें तराई क्षेत्र की, कि इसका विस्तार कहां से कहां तक होता है, तो इसका जो विस्तार होता है वो सहारनपुर से देवरिया तक इसका विस्तार होता है। सहारनपुर से देवरिया तक विस्तार होता है। और कहा जाता है सहारनपुर पश्चिम में ये सकरा होता है और देवरिया के साइड में इसकी जो चौड़ाई है 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। कितनी? 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? चौड़ाई देखने को मिलती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर देखने को मिलती है। किसकी? तराई क्षेत्र की। जो तराई क्षेत्र होता है, यहां पर वर्षा होती है। वर्षा जो है वो अधिक होती है। वर्षा अधिक होने की वजह से नमी ज्यादा होती है। नमी ज्यादा होती है, इसलिए मलेरिया वगैरह रोग के भी चांस होते हैं। तो यहां पर कृषि अच्छी होती है। क्या होती है? कृषि अच्छी होती है और नदियां पुनः बहने लगती हैं। जो नदियां विलुप्त हुई थी, नदियां पुनः बाहर आकर बहने लगती, बाहर आकर बहने लगती हैं। तो यहां पर हमने देखा भावर और तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होता है। तराई क्षेत्र में देखा जाता है कि फसलें कृषि होती है, मुख्यतः गन्ना और धान की यहाँ पर खेती भी होती है। गन्ना और धान की खेती भी होती है, क्योंकि ये ज्यादा पानी वाला क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? नमी ज्यादा रहती है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है। अब फिर से एक बार समझ लीजिएगा ये कहानी क्या है।
शिवालिक श्रेणी से नदियां निकलती हैं जो अपने द्वारा पत्थर को बहा के लाती हैं, और उसी पत्थर वाले इलाके को हम भावर कहते हैं, जिसका विस्तार सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। ये उबड़ खाबड़ होने की वजह से, पत्थर होने की वजह से यहाँ पर कृषि नहीं अच्छी होती है, तो कृषि ना के बराबर होती है, और ये पश्चिम में चौड़ा होता है और पूर्व की ओर सकरा होता चला जाता है। इन्हीं पत्थर ज्यादा होने की वजह से नदियां यहाँ विलुप्त होने से लगती हैं। ये भावर क्षेत्र कहलाता है। इसी भावर के दक्षिण में, इसी भावर के समानांतर पतली सकरी पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ये तराई क्षेत्र यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए नमी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर खेती अच्छी होती है। गन्ना और धान की खेती प्रमुखता से लोग यहाँ पर किसान करते हैं। और ये मैदानी क्षेत्र जैसा होने लगता है, यहाँ पर नदियां पुनः पत्थरों से बाहर निकलकर क्या होती हैं, बहने लगती हैं। तराई क्षेत्र जो है विस्तारित है, सहारनपुर से लेकर के देवरिया व कुशीनगर तक, कुशीनगर व देवरिया तक विस्तारित है। तो जहां से शुरुआत होती है तराई क्षेत्र की, वहां ये सकरा होता है सहारनपुर के समय, और जहां ये अंत होता है इसका देवरिया में, वहां ये 80 से लेकर के ये 90 किलोमीटर तक ये चौड़ा इसका विस्तार होता है। तो उम्मीद करते हैं पहला जो क्षेत्र था भावर और तराई का, ये आप इसके माध्यम से समझ चुके होंगे। हमने सारे पॉइंट लिखा दिए हैं आपको, ये सारे पॉइंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ाते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, दूसरा जो विभाजन है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। यहां से प्रश्न जो आएगा वो आपका बन जाएगा, और अक्सर कर पीसीएस वगैरह के प्रीलिम्स एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कई बार निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं, यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या चांसेस हैं प्रश्न पूछने के, तो जरा देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र का तो निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो निर्माण में हम लोग लिखते हैं कि इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो लिखिएगा गंगा व यमुना एवं उसकी सहायक नदियां, गंगा यमुना एवं इनकी सहायक नदियां या इनकी सहायक नदियों द्वारा, इनकी सहायक नदियों द्वारा, इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा निर्माण होता है, अवसाद द्वारा निर्माण होता है। तो अब यहां तक हमने क्या सीखा कि जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है इसका विकास कैसे होता है। तो गंगा एवं यमुना एवं उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो लाए गए, बहाकर लाए गए अवसाद, जो सेडिमेंट्स उनके द्वारा लाए गए, इसके द्वारा ये निर्माण हुआ है। तो इन सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, जो अवसाद होते हैं, जो अवसाद होते हैं इनको हम कहते हैं कांप। क्या कहते हैं, कांप कहते हैं, इसे ही बोलते हैं, इससे कांप से बनता है जलोढ़, जलोढ़, और जलोढ़ को बोलते हैं कछारी मिट्टी। तो कहीं कहीं जलोढ़ लिखा होगा, कहीं कहीं कछारी मिट्टी लिखा होगा, तो आप ध्यान देना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉयल, एल्यूवियल सॉयल। तो क्या निर्माण होता है, एल्यूवियल सॉयल का निर्माण होता है, जो यूपी में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। जब हम यूपी की मिट्टियां पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यहां तक हम लोगों ने देखा, अब हम इसको थोड़ा और चर्चा का विषय बनाते हैं और इसमें और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं। क्या देखते हैं इसके अंतर्गत, हम लोग सारी चीजों का चर्चा में लाएंगे।
अब देखिएगा कैसे क्या निर्माण होता है। जैसे नदियां हैं, हम मानते हैं ये नदी है, ये नदी बह रही है, ये मान लो गंगा नदी है। क्या है? ये गंगा नदी क्या है? प्रवाहित हो रही है। ये गंगा नदी ये प्रवाहित हो रही है। जब ये गंगा नदी प्रवाहित होती है तो ये क्या करती है? ये बाढ़ क्षेत्र को प्रमोट करती है, ये बाढ़ लाती है। क्या लाती है? ये बाढ़ लाती है। ये बाढ़ लाती है अपने क्षेत्र में, अफवाह से ये क्या होती है? बाढ़ लाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहां से आप देखते हैं ये जो एरिया है, ये कैसा है? बाढ़, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है यहां। प्रत्येक वर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। और प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी का निर्माण, नई मिट्टी का निर्माण होता है। नई मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नई मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं यहां पर किसका निर्माण होता है? नई मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी नई मिट्टी को हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। और ये खादर मिट्टी कहलाती है नई जलोढ़। क्या कहलाती है? नई जलोढ़ कहलाती है। नई जलोढ़ कहलाती है। अब ये नई जलोढ़ क्या होती है? यह खादर मिट्टी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जिसे हम नई जलोढ़ कहते हैं, नई कांप कहते हैं, नई कछारी कहते हैं। नई मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ से अवसाद जमा होते हैं, अवसाद से नई मिट्टी बनती है। इसी नई मिट्टी को हम खादर मिट्टी या नई जलोढ़ कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो नई मिट्टी है या खादर मिट्टी है, नदियों द्वारा इसका आवरण किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का नदियों द्वारा, इस क्षेत्र का नदियों द्वारा, नदियों द्वारा आवरण ज्यादा होता है। आवरण ज्यादा होता है। जब आवरण ज्यादा होगा मतलब कटाव ज्यादा होगा, तो किसका निर्माण होगा? बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होगा। किसका? बीहड़ क्षेत्र का निर्माण। बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होगा। और इस बीहड़ क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? चंबल और यमुना। इस बीहड़ क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? चंबल और यमुना। चंबल और यमुना नदी। यमुना नदी कौन करता है? चंबल और यमुना नदी, जिसमें चंबल सर्वाधिक, चंबल जो है वो सर्वाधिक। अब हम यहां पर बात करते हैं, चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से होकर बहती है। तीनों राज्यों में इसकी सीमा लगती है। ये चंबल नदी सबसे ज्यादा अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन के लिए ये फेमस है चंबल नदी। यहां से अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जिसको अंग्रेजी में गली इरोजन बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन जिसको हम गली इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन, गली इरोजन सबसे ज्यादा कौन करता है? चंबल नदी करती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाता है। ये ध्यान देना है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाता है, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है बाढ़ का पानी नहीं जाता है,
बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, और जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचेगा तो वहां क्या होगा, पुरानी मिट्टी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पुरानी मिट्टी का निर्माण। किसका निर्माण होगा, पुरानी मिट्टी का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ या वांगर मिट्टी। क्या कहते हैं, वांगर मिट्टी कहते हैं, वांगर मिट्टी। इसे हम और क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़। क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। और ये कम उपजाऊ होती है, किसकी अपेक्षा, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ये ध्यान देना, क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। तो ये हमने बताया कि गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है ये कृषि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कृषि के लिए सर्वोत्तम, कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कौन सा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। हमने आपको बता दिया कि नई जलोढ़ कैसे बनती है, पुरानी जलोढ़ कैसे बनती है, इन दोनों में उपजाऊ कौन है, कम उपजाऊ कौन है। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, ठीक है, हर साल बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच रहा है वहां पुरानी ही मिट्टी बनी है। ये कम उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी नहीं पहुंच रही है, इसी मिट्टी में बार बार इसकी जुताई हो रही है, खेती हो रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी होने लगती है, इसलिए ये कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव की ओर। चलिए आगे हम देखते हैं, और तीसरा जो हिस्सा आता है वो आता है दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर प्रदेश का जो तीसरा भौगोलिक प्रदेश है वो दक्षिण का पठारी भाग है। आप सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिएगा, और जो बच्चे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आयोजित शताब्दी बैच से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो तत्काल ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और वाईडी बैच से एनरोल करें और करें अपनी तैयारी को धुआंधार, क्योंकि हम आपके लिए मात्र और मात्र 249 रुपए में बैच लेकर के आए हैं। एजीटीए का कंप्लीट बैच, जिसमें आपको मिलेगा यूपी स्पेशल कंप्यूटर और 65 नंबर का एग्रीकल्चर, एकदम बिंदास अंदाज में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक संस्थान वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी जो बिना पीपीटी में विश्वास रखता है और बिना पीपीटी के माध्यम से आपको सारी क्लासेस देगा। एक भी पीपीटी यूज नहीं करेंगे ताकि आपके दिमाग में छापेंगे सारी चीजें। आपका नाम होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके नाम होगा सारे प्रश्नों का जवाब। तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। आप अगर कंफर्ट जोन में जाना पसंद कर लिए, उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। कंफर्ट जोन यानी कि पीपीटी। अगर आप पीपीटी से मैं आपको पढ़ा दूं, आपके पास पीपीटी भेज दूं, अब आप कहोगे अरे हमें तो कुछ करने नहीं, पीपीटी है बढ़िया, आराम से उसको देख देख के पढ़ लेंगे, कभी नहीं याद कर पाओगे। अगर अच्छी तरीके से याद करना है तो पीपीटी का सहारा छोड़ दो। और जो एजीटीए वाले बच्चों के बीच में जो एजुकेशन की जगह उनके अंदर डर और एक ऐसा असफलता का मार्ग दिख रहा है, उन बच्चों को लग रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारा तो एग्जाम होगा ही नहीं, हम तो बर्बाद हो गए, हमने कोर्स भी पूरा पढ़ लिया, आखिर क्या पढ़ा। तो यही होता है बच्चे, अभी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ और करो अपनी तैयारी एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा, समय एक ही बार आपका सहारा देखेगा। उसके बाद आप 4 साल 5 साल तक आप अगली वैकेंसी का सहारा देखोगे। तो ऐसा वक्त ना आए, आप इसी वक्त में अपना वक्त बना लो, क्योंकि वक्त ना बर्बाद करना, वक्त हमेशा आपका साथ देगा अगर आप उसके साथ चल रहे हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का तीसरा डिवीजन जो है दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग, तो दक्षिण का पठारी भाग की हम बात करेंगे तो यहां से हमारे बीच कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट निकल कर आएंगे जो आप लोगों के बीच में हम इसका डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पठारी भाग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कि साहब पठार किसे कहेंगे। तो पठार की जब बात आती है तो पठार किसे कहेंगे, तो हम देखते हैं एक चट्टान से निर्मित, एक चट्टानों से निर्मित
इस प्रकार से होगा भाग। जो ऊपर से क्या होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल होगा, परंतु ऊंचाई होगी, समतल होगा और ये चट्टानों से निर्मित होगा। किससे, चट्टानों से निर्मित, चट्टानों से बना और ऊपर जमीन से उठा हुआ, ये मृदा सतह है, ये है मृदा सतह, ये है मृदा सतह। तो यहां मृदा सतह से ऊपर उठा हुआ, ये मृदा सतह है, इससे ऊपर उठा हुआ, इसको बोलते हैं मृदा सतह। इस मृदा सतह से, इस मृदा सतह से ऊपर उठा हुआ है, इतना ऊपर उठा हुआ है जिसको हम 400 मीटर दूर से देख सके। मतलब इतना ऊंचाई होगी कि जिसको हम 400 मीटर दूर से देख सके। तो ये जो दक्षिण का पठारी भाग है, ये किसका हिस्सा है साहब, ये दक्कन के पठार का भाग है। किसका है, दक्कन के पठार का भाग 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 है। परंतु इसे यूपी में हम क्या कहते हैं, अपने यूपी में इसे बोलते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार इसको बोलते हैं। बुंदेलखंड का जो विस्तार है, बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो यूपी के 7 जिलों में, यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर बुंदेलखंड का विस्तार है। ठीक है, वो 7 जिले कौन हैं, कहीं कहीं प्रयागराज का मेजा और करछना तहसील का भी जिक्र होता है, परंतु अमूमन यूपी के 7 जिलों में बुंदेलखंड का ये विस्तार देखा जाता है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। ये जो 7 जिले हैं यूपी के, इनमें बुंदेलखंड का पठार का जो हिस्सा है वो शामिल है। और जो बघेलखंड वाला है हिस्सा, जो ये मिर्जापुर, मिर्जापुर का गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से देखने को मिलता है। और यहाँ पर सोनभद्र का कुछ एरिया जो है वो टच करता है। और आपका चंदौली, चंदौली ये जो एरिया है, और थोड़ा बहुत वाराणसी का जो पार्ट है, चकिया वगैरह तहसील, तो वाराणसी की चकिया तहसील भी बघेलखंड के पठार से टच करती है। तो यहां तक हमने देखा कि जो दक्षिण का पठारी भाग है वो दक्कन के पठार का भाग है। यूपी में जिसे बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार बोलते हैं। यूपी में 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड पठार को समाहित किए हुए हैं, और बघेलखंड पठार जो मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदेली में स्थित है, चंदौली में। आगे हम बात करते हैं कि जो दक्षिण का पठारी भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर है। कितनी है, 300 मीटर है। परंतु यहां पर ध्यान देना, औसत ऊंचाई 300 मीटर है, परंतु एक चीज लिखना, परंतु कैमूर और सोनाकर, कैमूर और सोनाकर पर्वत, ठीक है, या सोनाकर पठार, जिसका जो विस्तार है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। ये जो पठार है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ज्यादा है, 600 मीटर से ज्यादा है। परंतु इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 300 मीटर है।
इस पठार जो ये पठार है इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, परंतु कैमूर और सोनाकर जो पठार हैं इसी पठार में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। यहाँ की जो मिट्टी है ककरीली पथरीली है। अगर मृदा की बात करोगे, अगर मृदा की बात करोगे तो कैसी है? कंकरीली और पथरीली है, कंकरीली और पथरीली है, कंकरीली और पथरीली है। यहां तक बात समझ में आ गई? कैसी है? ककरीली और पथरीली है। इसका जो निर्माण है, इस पठार का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से है। किससे है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से है। नीस चट्टाने या चट्टानों से, चट्टानों से जिनको हम प्राचीन चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन चट्टाने बोलते हैं, प्राचीन चट्टान। इन्हीं चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। किसका? दक्षिण का पठारी भाग का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, प्राचीन चट्टानों से। अब ये जो पठार है, ये जो पठार है, ये जो पठार है इसका दक्षिणी जो दक्षिण पश्चिम, इसका जो दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो काली मिट्टी का निर्माण करता है। किसका? काली मिट्टी का निर्माण करता है, काली मिट्टी का निर्माण। और जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी भाग है वो लाल मिट्टी का निर्माण करता है। तो ज्यादातर यहां पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? दलहन और तिलहन के लिए ज्यादा अच्छी होती है। और काली मिट्टी अच्छी होती है कपास के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण का जो पठारी भाग स्थित है वो कहाँ है, तो आप बताओगे जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और बनारस का चकिया तहसील। यहाँ इस पूरे पठार का विस्तार है। इनको ये पूरा पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है जिसको यूपी में बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार कहते हैं। और बुंदेलखंड का पठार यूपी के 7 जिलों में सीमित है। आप ये देख सकते हैं इस पठार का क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 300 मीटर, परंतु कुछ ऐसी पठार हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा होती है। यहाँ कुछ नदियां बहती हैं इस पठार से। नदियों का उद्गम है, जैसे वो नदियां कौन कौन सी हैं? केन, बेतवा, चंबल, सोन और टोंस नदी। इन नदियों का यहाँ से उद्गम है, यहाँ से ये निकलती हैं। तो कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे हमने आपके बीच डिस्कशन कर लिया। अब दक्षिण के पठारी भाग से नदियां निकलती हैं, दक्षिण के पठारी भाग से कुछ नदियां निकलती हैं, तो देख लेते हैं। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग जो है यहाँ की प्रमुख नदियां, तो हम प्रमुख नदियों के बारे में अगर हम बात करेंगे, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियों के अगर हम बारे में बात करेंगे तो हम नदियों को 2 टुकड़ों में देखेंगे। अब 2 टुकड़ों में देखने का तात्पर्य है हमारा इस प्रकार से, एक केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा में दाहिने तट पर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। तो दक्षिण का जो पठारी भाग है उससे जो नदियां निकल रही हैं, केन, बेतवा, चंबल, वो किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से और नदी निकलेगी, सोन नदी। आप जाते हो बिहार में पटना के पास गंगा नदी में, ये भी दक्षिण दाहिने तट पर मिलती है, सोन नदी। ठीक है, और एक है टोंस। सोन और टोंस ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की सहायक नदियां,
गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये ध्यान दे लिए। तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण का जो पठारी भाग है वहां से ये नदियां निकलती हैं, जिन नदियों के बारे में हम यहाँ पर आपके बीच डिस्कशन कर लिए। ये था उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक प्रदेश, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला पार्ट, कल का तीसरा पार्ट, हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। यहां तक हम लोग पार्ट 1 में सामान्य सा परिचय देखा, पार्ट 2 में हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखा, पार्ट 3 में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के ऊपर लेकर के आएंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक जानकारी बता दूं, जो बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एजीटीए 2024 को पढ़ रहे हैं और इस 24 को पढ़ने के लिए आप इन वैकेंसी के पीछे भाग रहे हैं, 3446 पोस्ट जो हैं ये आपको लुभा रहे हैं कि आओ मेरी तरफ और ले जाओ 35,000 पर मंथ की सैलरी के साथ। अब ये कैसे मिलेगा? तो एजीटीए की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप वाईडी परिवार से जुड़ना चाहते हो तो वाईडी परिवार के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है शताब्दी बैच। ये जो शताब्दी बैच है ये आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 249 रुपए में। तो अभी तक अगर आपने बैच परचेज नहीं किया तो अभी आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिएगा, और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ ऐप को रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स में ऑप्शन आपको मिलेगा पहला ही शताब्दी बैच, वहां से इस बैच को वाई नाउ करेंगे और करेंगे अपनी तैयारी को साकार, क्योंकि यहां से आपको मिलेगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। मैं बता रहा हूं वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा परिवार है जहां से आपको विदाउट पीपीटी में कंप्लीट एजीटीए का सिलेबस मिलेगा और शुद्ध हिंदी माध्यम में। ये भी नहीं कि आपको अंग्रेजी का नोट्स गूगल ट्रांसलेट वाला हम दे दें, ऐसा भी नहीं होगा। जहां रेड रॉट को लाल चूहा लिख के दे दिया जाए आपके नोट्स में, ऐसा नहीं होगा। गन्ने में रेड रॉट होता है ना, तो कई जगह हमने देखा, कुछ ऐसे जगह देखा जहां लाल चूहा रोग लिखा, तो गूगल ट्रांसलेट किया होगा तो रेड रॉट मतलब लाल चूहा, रॉट की जगह रेट हो गया होगा तो लाल चूहा आ गया। ऐसा नहीं होगा, रेड रॉट को हम लाल सड़न ही लिख के देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक भरोसे का संस्थान है, आप जुड़िएगा और हमारे द्वारा जो दी जा रही सेवाएं आप उसका लुत्फ उठाइएगा और करिए अपने सरकारी नौकरी में अपनी रैंक को सुनिश्चित। आज के लिए इतना ही, कल हम विस्तार करेंगे जलवायु का, यूपी के चर्चा करेंगे और बहुत धांसू तरीके से हम यूपी के पार्ट 3 को भी पढ़ेंगे। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि, मिलेंगे कल फिर एक बार नई ऊर्जा के साथ। सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्नेह बनाएंगे और ज्यादा आप अपना सहयोग देंगे, क्योंकि संघर्ष करने से हम डरेंगे नहीं, सहयोग आपका रहे, संघर्ष हमारा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।